हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 24। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सूचना है कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आप ढेर सारे एजुकेटरों से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी के कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन का डेट दिया है। इस पर 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है और 1 मंथ आपको फ्री मिलेगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 4 मंथ का फ्री मिलेगा। जो ऑफ़र है वो आपका 7 से लेकर 9 फरवरी तक है, ठीक है। और जो कोड आप यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे दिवाकर -1, ठीक है। ये आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे और मिलने वाली हैं। यहाँ पे देखिए 2 कोर्सेज़ 2 टाइप के, एक आइकॉनिक है, एक आपका प्लस टाइप का कोर्सेज़ है, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस आप कर सकते हैं, यानी कि चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्सेज़ का अलग अलग स्ट्रक्चर भी बना है प्रॉपर तरीके से। और इसके अलावा टेस्ट एनालिसिस भी होता है, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन भी आपको मिलेगी, समय समय पे पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और स्टडी प्लानर भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इसके अलावा जैसे जो हमारे कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी पे, वो आपका फ्री क्लासेस में आप लोग उसे एनरोल होकर देख सकते हैं और ये इसका कोई फीस आपको अनअकैडमी चार्ज नहीं करेगा। एनरोल्ड होने के लिए जो अनलॉक कोड है वो आप ये डालिएगा दिवाकर -1, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अनलॉक करके आप वहाँ पे देख पाएंगे। अभी कल जो लेक्चर हुआ है ये 4:30 PM पे था, जो आपका लाइव लेक्चर था अनअकैडमी के ऐप पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात किया था पूरा आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, बेस्ट बुक्स कौन सी है, नेट करने के फ़ायदे आपको क्या क्या हैं, ठीक है। और नेट करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट फैकल्टी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है कि आप जो वहाँ पे पढ़ा पाएँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों की बात वहाँ पे हमने किया है। तो यदि आप उस पर देखना चाहते हैं, इसके अलावा देखिए वहाँ पे हमारे ढेर सारे कोर्सेज पे आई थिंक 100 वीडियो तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जो फ्री वीडियो हैं, ठीक है। ये आपका जो है इस पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे हमने कंप्लीट कराया पूरा, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पूरा यहाँ पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। तो उसे आप इनरोल्ड होके या आप यूजीसी नेट सेक्शन में जाके दिवाकर यादव सर्च कर लीजिएगा, DIWAKR, तो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने संघनन देखा था और कोहरा, कुहासा, ठीक है, ओस, तुषार, इन सभी पे चर्चा हो चुकी थी। तो उसको आप लोग जो लेक्चर 22 है उसको देख लीजिएगा। ये हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की देख रहे हैं। तो आज का जो लेसन है जिसमें हम लोग बात करें, ये पार्ट 2 आपका 11th चैप्टर है, ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का, जो 11 की एनसीईआरटी आती है। इसमें है कि बादल के बारे में, कि बादल जो है पानी की छोटी बूंदें या बर्फ़ के छोटे रवों की संगति होती है। संगति यानी इनका एक कंपैक्ट ग्रुप होता है जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। तो आपसे पूछा जाए बादल क्या है तो आप क्या बताएंगे? बादल ग्रुप ऑफ, ये आपका छोटी बूंदों का यानी बर्फ़ के छोटे रवों का जो है एक समूह है या संगति यहाँ पे जो दिया है, ठीक है। और ये संघनन के कारण बनते हैं। चूँकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये अलग अलग आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता के आधार पर इनको बेसिकली 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। तब ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऊंचाई के आधार पर विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता, इन सभी के आधार पे कितने भागों में? 4। और नॉर्मली पहली बार जब वर्गीकरण किया गया था तो 3 वर्गीकरण किया था। और आपसे एक प्रश्न हमने पूछा था कि प्रथम बार वर्गीकरण किसने किया था। तो ये आप लोगों के लिए है प्रश्न, आप बताएंगे इसको, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे। कमेंट में आप लोग बताइएगा। बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। पहली बार जो वर्गीकरण हुआ था 3 हुआ था, किसने किया था? ये देखिए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ है उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान वाले जो प्रश्न पूछते हैं बहुत डीप जाके पूछते हैं कमीशन के, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्न उनके मिलते हैं कि जो आप इजीली किताबों में नहीं पा सकते हैं। तो उसी तरह का एक प्रश्न ये भी था।
तो इसमें देखिए 4 प्रकार जो हैं, एक आपका पक्षाभ मेघ है, कपासी मेघ है, अस्तरी मेघ है और वर्षा स्तरी आप कह सकते हैं या वर्षा मेघ इसे कह सकते हैं। पच्छाभ मेघ की बात करें तो पच्छाभ मेघ का जो निर्माण है ये 8000 मीटर से 12000 यानी 8 से लेके 12 किलोमीटर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पतले बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट पच्छाभ मेघ में क्या मिला, इसकी हाइट मिल गई 8 से 12 किलोमीटर। इसका जो किस तरह ये दिखता है तो पंख के समान दिखता है। ठीक है, रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अब आ जाते हैं कपासी पे, चूँकि नाम ही कपास है तो कपासी मेघ जो है ये देखिए आपका रुई के समान क्या होते हैं, दिखते हैं। ये आप बादलों पे शाम को देखेंगे, शाम को आई थिंक तो आपको दिखेगा, तो ये आपको कपासी बादल दिखेंगे। ये 4000 से लेके 7000 मीटर यानी 4 से लेके 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। अलग अलग किताबों में कहीं 1-2 किलोमीटर में डिफरेंसेस होगा, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है तो आप इसी को फॉलो करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो इसको आप साक्ष्य के तौर पे वहाँ दिखा सकते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आकार वाले होते हैं जो कपासी होते हैं। इसके बाद 3 नंबर पे आ जाता है अस्तरी मेघ। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये परतदार, अस्तरी यानी कि स्ट्रेटो तो ये क्या होते हैं, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले हुए रहते हैं। ये बादल जो है जनरली या तो उष्मा के ह्रास के कारण या फिर अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने के कारण बनते हैं। यहाँ पे देखिए आपका बादलों का फिगर भी दिया है, तो ये आप देख सकते हैं, ये कपासी बादलों का फिगर आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ये वर्षा स्तरीय बादल है। तो यहाँ पे दिया भी गया है देखिए कि अलग अलग चित्र में जो दिखाए गए बादल किस प्रकार के हैं, तो आपको देखना है। तो रुई के आकार में देखिए दिख रहा है ना ये आपका, तो कपासी वाला हो गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं यहाँ पे वर्षा मेघ। तो वर्षा मेघ जो है ये काले गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के समान यानी पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक होते हैं वर्षा स्तरीय मेघ। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, यानी कि सूर्य की किरणों को रोक लेते हैं, ये आर पार नहीं होने देते हैं। कभी कभी बादल इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संगति होती है। तो जो ये इसलिए नज़दीक होते हैं धरातल के, क्योंकि इसमें जो आपका जलवाष्प की लेयर होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए ये धरातल के बहुत नज़दीक प्रतीत होते हैं। जैसे बारिश होने के पहले, थोड़ी देर पहले जब आप आकाश में देखेंगे, आसमान में देखेंगे, आपको जैसे लगेगा कि यार जैसे आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं और इधर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बादल और सतह एक दूसरे को छू रहे हैं आगे। ठीक, इसके अलावा जब आप देखते हैं, आप अपने ऊपर देखेंगे और बारिश होने वाली रहेगी तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि बादल तो एकदम नज़दीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार का जो बादल होता है वो आपका कैसा होता है, गहरा स्लेटी या काले रंग का होगा, और इसे ही वर्षा स्तरीय या वर्षा मेघ बादल कहते हैं, और यही वर्षा भी सबसे ज़्यादा करता है। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चारों जो बादल हैं, इसी से आपका कुल 10 प्रकार जो आपका बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक, ऊंचे बादल जिसमें आपका पक्षाभ है, पक्षाभ स्तरीय, पक्षाभ कपासी है, ये क्या हो गया ऊंचे बादल। प्रश्न आपका देखिए यहीं से पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर आपका देखिए पक्षाभ बादल, फिर आपका पक्षाभ स्तरीय, फिर पक्षाभ कपासी है। मध्य ऊंचाई पे स्तरीय मध्य है, कपासी मध्य है। ठीक है, सबसे कम ऊंचाई के जो बादल हैं वो आपका स्तरीय कपासी हो गया। स्तरीय वर्षा मेघ, यही वर्षा वाला मेघ जो चौथा प्रकार है, और कपासी वर्षा मेघ। ठीक, तो यही आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। सबसे ऊंचे बादल हैं तो एक दे दिया पक्षाभ आप लगा देंगे, लेकिन इसमें देखिए यदि आपको सीरियल से देगा तो सीरियल से इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। आगे देखिए वर्षण की बात कर लें, यानी प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की ओर गिरते हैं, और इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहा जाता है। तो ये देखिए आपका स्टैंडर्ड परिभाषा है वर्षण की। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के अवमुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहा जाता है।
तो वर्षण जनरली आप ये कह सकते हैं कि जलवाष्प का संघनन होकर जल की बूंदों में परिवर्तित होने के बाद धरातल को प्राप्त होना। धरातल के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये धरातल पे आती है। तो ये जो टोटल प्रोसेस इसमें वर्क करता है उसे ही हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और ये जो जल की बूंद है धरातल पे आती, इन बूंदों को बोला जाता है वर्षा या बारिश। और यही यहाँ पे कह रहा है जब संघनन हो जाएगा, जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो जनरली लग ही रहा है, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा। तो अपना जो जल की बूंदें हैं ये धरातल पर गिरने लगेंगी और इसी को हम लोग जनरली कहते हैं बारिश आ गई, वर्षा हो गई। और जो टोटल प्रोसेस इसके पीछे काम करता है, संघनन हुआ, जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसकी संतृप्त हुई, यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे क्या बोला जाता है? वर्षा। ठीक, जल की बूंदों के रूप में। जब तापमान 0 से कम होता है तब वर्षण हिमतूनों के रूप में होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? जो हिमपात होता है, बर्फबारी होती है। नमी खटकोड़ी रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतूनों का निर्माण करते हैं। वर्षा और हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिमवृष्टि और करकापात हैं। यद्यपि करकापात जो है काफ़ी सीमित मात्रा में होता है तथा समय और क्षेत्र की दृष्टि यदा कदा यानी कभी कभार होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो हिमपात होता है, इसके अलावा जो हिमपात के अतिरिक्त जो वर्षा है इसके और भी प्रकार होते हैं। सहिम वृष्टि होती है और करकापात है। सहिम वृष्टि क्या होती है? सहिम वृष्टि ये जमी हुई वर्षा की जो बूंदें हैं, ये पिघली हुई जो वर्षा के पानी की जमी हुई बूंदें होती हैं, तो इन्हीं को जो है सहिम वृष्टि आप कह सकते हैं। और यहाँ पर दिया कि जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नज़दीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है, एक जमी हुई परत, एक आधी जमी हुई परत है, तो जो इस पे गिरती है तब क्या होता है? सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है, तो जनरली यही बातें यहाँ पे आपका सिस्टमेटिक दे दिया है कि जो एक परत है सतह के नज़दीक है, ठीक है, और एक आपका आधी जमी हुई तो उस पर वो उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ये सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? वे ठोस हो जाती हैं और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ गिरती है। और जब ये बर्फ़ गिरेगी तो कभी कभी होता यह है कि वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ़ के छोटे छोटे गोलाकार टुकड़े या ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचती। इसे ओला पत्थर कहा जाता है। यानी कि जो ओला जनरली पड़ता है, हम जानते हैं कि आप बारिश की ऋतु में खुद देखते होंगे, वर्षा ऋतु में सफ़ेद सफ़ेद आपका यहाँ पे बर्फ़ के टुकड़े की तरह गिरता है, तो वही ओलावृष्टि होती है। इसीलिए पत्थर कहा गया क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। यदि आप इस समय बाहर घूम रहे हैं और ओला पड़ने लगा तो आपको चोट भी लग जाती है। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। क्योंकि ये इतना ज़्यादा वहाँ पे संघनन हो जाता है और इतना ठंडी हो जाती है कि वो बर्फ़ के रूप में हो जाती है। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ़ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। जो बादल हो गया, बादल से बन जाएगा। वर्षा से आपका 1-2 प्रश्न बन सकते हैं, जो आगे बनेंगे इसी से बनेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 रूपों में हम लोग बांटते हैं। एक आपका संवहनी प्रकार की हो गई, दूसरा आपका पर्वतीय हो गई, तीसरा चक्रवाती, ऐसे फ्रंटल भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। संवहनी वर्षा की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हवा गर्म हो जाने के बाद क्या होती है? हल्की होती है। जब हवा हल्की हो जाएगी तो वो संवहन धाराओं के रूप में, चूँकि संवहन की प्रक्रिया आपको समझाई गई थी पहले ही, तो संवहन की प्रक्रिया आपने समझाई होगा। जैसे आप भोजन पकाते हैं तो पानी बॉयल करने के लिए रखते हैं, तो इसमें क्या होता है? इस तरह से एक धाराएँ चलने लगती हैं। जो नीचे का गर्म पानी ऊपर आता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है, तो यही पूरी जो धारा होती है ये संवहनी धारा कही जाती है। और यही चीज़ें जब वायुमंडलीय परिसंचरण में या वायु में होती हैं, तो वही कह रहा है कि जब वायु गर्म होगी तो गर्म होगी क्या होगी? हल्की वायु होगी। तो जब हल्की वायु होती है तो क्या होगी? ऊपर उठेगी। और जब ये यहाँ से मान लीजिए इस प्लेस से हटी तो ये प्लेस इसका खाली हुआ, वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ।
तो इसका स्थान लेने के लिए जो आसपास की ठंडी हवाएं हैं वो आ जाएंगी। ठीक, तो फिर ये हवाएं यहाँ पे गर्म हो गई, फिर ये ऊपर जाएंगी, तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। यही आपका संवहनी धाराएं कही जाती हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में पहुँचने के बाद क्या होता है, ये एक्सपेंड कर जाती हैं, फैल जाती हैं। तापमान के कम होने के कारण चूँकि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएंगी टेम्परेचर कम होगा, ठंडी होंगी, और इसके बाद क्या होगा, संघनन होगा और कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका गरज और बिजली कड़कने के साथ प्रश्न ये दिया गया है, वर्षा होती है किस मेघ में, कपासी मेघ में। कपासी वर्षी मेघ भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा केवल गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है, या विषुवतीय क्षेत्र या खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भाग में। ध्यान रखिएगा, जो संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, यहाँ पे आपका जो वर्षा है ये कपासी मेघों से होती है, कपासी बादलों से होती है। कब कब होती है, दिन में ही होती है, गर्मियों के समय होगी। और जैसे जो इक्वेटर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इक्वेटर पे जो वर्षा होती है ये प्रायः जो है दोपहर के बाद वर्षा होती है, क्योंकि सुबह तक पूरा यहाँ पे आपका गर्म का माहौल रहेगा, क्योंकि जो सनलाइट पड़ती है वो भी आपका यहाँ पे सीधे पड़ती है। तो इस वजह से क्या होगा कि संवहनी धाराएं प्रॉपर चलती रहती हैं, और 2 बजे के बाद जब आपका यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, हवाएं यहाँ पे ऊपर आएंगी, एक्सपेंड करेंगी, इनका टेम्परेचर ऊपर कम होगा, संघनन होगा। संघनन होने के बाद जो है ये क्या करेंगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध अपना यहाँ पे ऊपर नहीं रुक सकती, तो नीचे आ जाएंगी धरातल से मिलने, और यही पूरी प्रक्रिया आपका संवहनी वर्षा कही जाएगी। और ये कहाँ पे होती है, उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पर्वतीय वर्षा, ठीक है। माउंटेनियस रेनफॉल की बात कर रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि जब संतृप्त वायु की संगति पर्वतीय ढाल के पास आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, तथा जैसे ही ऊपर की ओर उठती है तो ये फैलती है और तापमान गिर जाता है, आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है, और इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल की ओर पहुँचती हैं और वे नीचे की ओर उतरती हैं और उनका तापमान बढ़ जाता है, तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखा और वर्षा विहीन हो जाता है। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिसमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ये पर्वतीय वर्षा या स्थलाकृतिक वर्षा के नाम से जानी जाती है। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ भी ये कह रहा है कि वायु संतृप्त है। सपोज कि आपका यहाँ पे एक पर्वत आ गया, यदि हम लोग पश्चिमी ढाल पर्वत की बात, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत की बात करें, तो यहाँ पे आपका पुणे जो है अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये आपका जो है वृष्टि छाया प्रदेश होता है, तो यहाँ से आपका दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है। और चूँकि यहाँ पे आपका सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं या पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ हैं, इससे ये आपका मानसून टकराएगा। जब यहाँ से टकराएगा तो क्या होगा, कुछ एनर्जी इसकी लॉस होगी। ठीक, जो आपका यहाँ पे मानसून के अंदर, इसके अंदर हवाओं के अंदर जो एनर्जी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा की कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, तो कुछ तो यहाँ पे कम होगी, जो बची रहेगी। जैसे ये आपका क्या होगी, हवाएं ऊपर होंगी, तो आप जानते हैं कि ऊपर जाने पे आपका टेम्परेचर कम होगा। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या होंगी, चूँकि संतृप्त हवाएं सैचुरेटेड हैं तो ये अपना संघनित होंगी, और संघनित होने के बाद जो है पहले ही इन्हें काफ़ी एनर्जी यहाँ पे आपका लॉस कर दी है, और जैसे ऊपर आएंगी तो और ज़्यादा ठंडी होंगी, संघनन होगा और वर्षा होने लगेगी। उसके बाद मैक्सिमम वर्षा आपका यहाँ पे हो जाएगी, थोड़ा बहुत जो नमी बची रहेगी। तो इसके अलावा जब ये हवाएं यहाँ से क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे फिर, और ये जो सामने वाला ढाल होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पवनाभिमुख। ठीक, ये फ्रंट साइड का जो ढाल होता है तो ये पवनाभिमुख ढाल हो गया है। तो वर्षा आपका कहाँ पे होगी, यहीं होगी। इसके अलावा जब इस पार्ट में आ जाते हैं तो इसके पास नमी रह नहीं जाती, और हवाएं क्या होंगी, जब नीचे आएंगी तो ऊपर चूँकि क्या होगा ठंडी रहेगी, जब नीचे आएगी तो क्या होगी, ऊपर से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये गर्म होगी, और यहाँ पे आर्द्रता या वर्षा इसलिए यहाँ पे नहीं होती। तो पवनाभिमुख जो ढाल है, विमुख,
ठीक। तो बीमुख वाले ढाल पे ये वर्षा नहीं करती हैं और इसीलिए ये एरिया क्या बोला जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो यहाँ पे वर्षा तो होगी, लेकिन जो पुणे आपका है यहाँ पे वर्षा कम हो पाती है, इसीलिए अक्सर इसे कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश यहाँ पे बन रहा है। ठीक, क्योंकि आगे आपका ये पवनाभिमुख ढाल पे ही मैक्सिमम वर्षा कर लेती है। अब आते हैं चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा की बात करें, इसे फ्रंटल वर्षा भी कहते हैं। आपके पहले इस पुस्तक के 10वें अध्याय में बहिरुष्ण, जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, जिसे बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, तो चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। तो चक्रवाती वर्षा उसमें हम लोगों ने बताया ही था कि चक्रवातों के द्वारा जो आने वाली वर्षा होती है, और प्रायः ये अलग अलग, जैसे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। शीतोष्ण आपका जो है 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास ही मैक्सिमम इसी के बीच देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो उष्ण कटिबंधीय है ये समुद्रों में अक्सर देखा जाता है और 0 से लेकर 30 यानी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये चक्रवातों के द्वारा यहाँ पे कई और रीजन भी काम करते हैं। तो आई थिंक लेक्चर नंबर 19 आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, 19-20 में। संसार में वर्षा के वितरण की बात करें एक साल में पृथ्वी की सतह पर, देखिए बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि KVS PGT या TGT या आपका UP PGT या आपका राजस्थान ग्रेड 1, यहाँ पे परीक्षाओं में जो प्रश्न आपके बनते हैं वो इन्हीं से बनेंगे। हूबहू यहाँ से प्रश्न उठा लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इधर उधर से प्रश्न नहीं बनते हैं। इसलिए ज़्यादातर फोकस आपका यही है कि कोशिश किया जाए कि NCERT कंप्लीट करने का। तो यहाँ पर दिया कि एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा अलग अलग होती है, ये सभी जानते हैं। यह अलग अलग मौसमों में भी क्या होती है, अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका कथन कारण में पूछ सकता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जैसे ही आप यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही आप विषुवत रेखा से, जैसे आपका इक्वेटर से ध्रुव की ओर आएंगे तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा जो है घटती चली जाएगी। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा, चलिए एक पॉइंट आपका यहाँ पे और मिल जा रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व के तटीय क्षेत्र, जो तट वाला एरिया है, इसकी क्षेत्रों में महाद्वीपों के जो भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो ये जनरली आप जानते भी हैं कि जैसे आप उड़ीसा के तटों की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के तटों की बात करेंगे, चक्रवातों से वर्षा आएगी जो तो यहीं हो जाती है, अंदर आते आते जो है चक्रवात छीड़ हो जाता है। इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाएगा तो वो आपका पश्चिमी घाट पे पहले मैक्सिमम वर्षा करेगा, केरल तमिलनाडु यहाँ पे आपका, फिर उसके बाद होगा अंदर आएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो तट वाला एरिया है इस पर ज़्यादा वर्षा होती है और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में कम वर्षा होती है। तो यही लाइन आप ध्यान रखिएगा कि तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, ये भी पॉइंट आपके लिए है। ये सब कथन कारण में या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इनमें बनता है, क्योंकि वहाँ पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण अधिक होगा। तो जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वर्षा भी तो ज़्यादा होगी। विषुवत वृत्त के से 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा प्राप्त हो, ध्यान रखिएगा। ठीक, इक्वेटर से 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश दोनों के बीच जो है, जो पूर्वी तट हैं महाद्वीपों का, उनके सहारे बहुत अधिक वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। तो यानी कि जैसे आपका मान लीजिए कि 30 से 35 के बीच है आपका, जैसे आप इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, वर्षा जो है घटती जाएगी, वर्षा की मात्रा। तो सर्वाधिक वर्षा पूर्व में, पश्चिम में आते आते कम हो जाएगी। इसके और भी रीजन है, जो आपका वेस्टर्ली चलती हैं, इसके अलावा जो है आपका जो महासागरीय धाराएं चलती हैं। तो ये आपका पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा कि वर्षा की मात्रा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर तरफ आते हुए घटती जाती, लेकिन विषुवत वृत्त से जैसे आप 45 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के बीच आप जाएंगे,
ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, 45 से लेके 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में आप जाएंगे तो इनके बीच क्या है, पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे। अब देखिए यहाँ पे आपका जनरली क्या होता है कि देखिए जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न आपके बनते हैं यहाँ से बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो भी आप समझ लीजिए एक बार। जनरली हम लोग जानते हैं कि 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में क्या चलता है, अपना ट्रेड विंड चलता है। इसकी दिशा आपका इधर नहीं होगी, ये आपका इधर दिशा होगी, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनों की, ठीक है। इसके ऊपर आप आएंगे तो क्या होगा, वेस्टर्ली चलती हैं जिसे पछुआ पवनें कहते हैं। अब जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका 30 से 35 डिग्री यहाँ पे होगा, 0 से 30 डिग्री आप, और महाद्वीपों का जो पूर्व भाग है, चूँकि वेस्टर्ली आपका जो ट्रेड विंड से इधर चल रही है तो दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ आपका, साउथ आपका, ईस्ट आपका, वेस्ट आपका। तो ये दिशा आपका देखिए नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से लेके किधर चल रही है, दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलेगी तो यहाँ से जो आपका पूर्वी क्षेत्रों से, समुद्रों से, महासागरों से जो आर्द्रता धारण करेगी, तो जैसे ही आपका पूर्व की तरफ प्रवेश करेगी महाद्वीपों में तो मैक्सिमम वर्षा यहीं दे देगी। उसके अलावा जैसे जैसे पश्चिम में आएगी तो आर्द्रता का मान घटता जाएगा और पश्चिम की ओर वर्षा का मान कम हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, विषुवत वृत्त से यानी 0 डिग्री से, ये समझिएगा 30 डिग्री तक आपका ट्रेड विंड मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एनसीईआरटी है 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दिमाग में, क्योंकि जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये 30 से ऊपर है तो वेस्टर्लीज होगा, तो कहाँ पूर्वी भाग में बल्कि पश्चिमी भाग में ज़्यादा वर्षा होगी। तो यही आपका कन्फ्यूज़न उत्पन्न करता है। इसीलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 35 से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों के सहारे बहुत अधिक वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ आने पे क्या होती है, वर्षा का मान घटता जाता है। इसके अलावा वेस्टर्लीज की हम लोग बात कर लें, जो पछुआ पवने हैं, तो पछुआ पवने आपका यहाँ पे दिया है कि लेकिन विषुवत वृत्त से 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए कि ये 30 के ऊपर है, 45 तक 40 तक आपका यहाँ पे आ रहा है, तो 45 से लेके आपका 65 डिग्री, 45 से लेके 65 डिग्री तक क्या होगा, ये वेस्टर्लीज चल रही हैं। तो वेस्टर्लीज की अब यहाँ पे देखिए उसकी दिशा आपने देख लिया था, वेस्टर्लीज आपका इस तरह से चल रही है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है। और इधर जा रही है तो यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम से यानी पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर चल रही है, यानी कि आपका उत्तर पूर्व की ओर चल रही है वेस्टर्लीज यानी कि पछुआ पवने। तो जब यहाँ से ये आपका इधर चलेंगे तो सबसे पहले जो पश्चिम की तरफ पड़ेगा एरिया उसमें वर्षा करेंगी। तो यहाँ पे वही दिया कि पश्चिमी किनारों पर, पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। देखिए 45 से 65 कैसे, पछुआ पवनों के कारण। तो पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती तथा यह पूर्व की तरफ आते थे घटती है। जहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर हैं, तो ये सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसको काफ़ी अच्छे से कोशिश किया जा रहा है समझाने का कि जहाँ भी आपका पहाड़ जो है, जैसे पर्वत आ गया आपका और ये आपका तट है, इसके समानांतर यहाँ पे आपका है पर्वत, तो वहाँ वर्षा की मात्रा क्या होगी, पवनाभिमुख ढाल, भिमुख यानी कि पवन के सामने वाला भाग, जिधर से आपका पर्वत के सामने वाला भाग जिधर से पवन टकरा रही है। तो जाहिर सी बात जिधर टकराएगी तो उधर तो वर्षा करेगी। तो इसी के तो हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं पर्वतीय वर्षा। तो आपका वर्षा की जो मात्रा है ये पवनाभिमुख तटीय मैदानों में अधिक होगी और ये प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाएगी। प्रति पवन दिशा, पवनाभिमुख ढाल, इधर जब आप आएंगे तो क्या होगी, ये घटती जाएगी। तो वही यहाँ पे आपका कह रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका टफ नहीं है, बस आपको चीज़ें समझना है खुद से। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने कितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे हैं क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट है। पहले हमने ये किया कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। दूसरा ये किया कि तटीय क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होगी, महाद्वीपों के भीतरी भागों में कम वर्षा होगी।
और स्थलीय भागों की अपेक्षा यानी कि स्थलों पे वर्षा कम होगी अपेक्षाकृत किसके, महासागरों के। और कारण ये है कि महासागरों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। ठीक, इसके अलावा हमने बात किया कि 30 से 35 डिग्री, 35 से 40 डिग्री, 0 से लेकर 35-40 के बीच जो आपका पूर्वी तट है, ठीक, पूर्वी तट पे अधिक वर्षा होगी, पश्चिमी तट पे कम होगी, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर वर्षा का जो वितरण है वो कम होता जाता है। और यही आपका यहाँ पे 45 से 65 के बीच क्या है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर वर्षा का वितरण घटता जाता है। कारण क्या है, पछुआ पवने। और 35 से 40 वाले में क्या कारण है, पूर्वा पवने, या जिसे व्यापारिक आप कहते हैं या ट्रेड विंड्स कहते हैं या पूर्वा भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है कि जब कोई पर्वत, ये तटीय क्षेत्र है, इसके समानांतर है तो सर्वाधिक वर्षा पवनाभिमुख ढाल पे होगी। और जो प्रतिपवन ढाल है ये पवनाभिमुख वाला एरिया, यहाँ पे आने पे वर्षा का मान क्या होगा, घटता जाएगा। उसके बाद देखिए वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जा सकता है। अब वर्षण प्रवृत्ति आपको देखना है वार्षिक वर्षण वितरण के आधार पर। तो यहाँ पे देखिए कि विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेश में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है। विषुवतीय पट्टी यानी विषुवत रेखा शीतोष्ण प्रदेश में, शीत और उष्ण आपका यही 30 डिग्री के पास। तो कह रहा है कि शीतोष्ण प्रदेश में पश्चिमी तटीय किनारों पर, जो पश्चिम तट वाला किनारा है यानी कि आपका इधर वाला, जैसे यदि आप दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये वाला जो किनारा इसका पश्चिम हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो पश्चिम तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल, यहाँ पे आपका इंडीज है, तो इसके ढाल के पास क्या होगा, मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में जो वर्षा होगी ये ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका मानसून आया, इससे टकराए वर्षा होगी। कहाँ पे होगी, विषुवतीय क्षेत्र के जो शीतोष्ण प्रदेश हैं। तो ये आपका विषुवतीय क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ब्राज़ील हो गया यहाँ पे आपका। ठीक, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। यहाँ पे भी देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग या शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी या भीतरी भागों में वर्षा की जो मात्रा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि महाद्वीपों के भीतरी भाग की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। कई बार देगा कि निम्न में से कहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर या 50 से कम वर्षा होगी, 50 सेंटीमीटर से कम। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वर्षा का जो मौसमी वितरण है इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी या ठंडे समशीतोष्ण प्रदेश में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो विषुवत रेखा है इस पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। ये भी आप भी जानते हैं किस प्रकार की वर्षा होगी, संवहनीय प्रकार की वर्षा होगी। तो यहाँ पे आपका ये 11 नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोग बात करेंगे, ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट में ज़रूर बताया करिए, मैक्सिमम लोग यहाँ पे नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। आपको धूल कण चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जलवाष्प चाहिए या नाइट्रोजन, तो ये डिसाइड आप करेंगे क्योंकि मानव आप भी हैं। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। यानी कि जल जो है द्रव है, द्रव से गैस यानी जलवाष्प में बदलेगा। तो संघनन है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण है, आप बताएंगे। आसान प्रश्न है, यही प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दिशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। सापेक्ष आर्द्रता में, निरपेक्ष में, विशिष्ट आर्द्रता में या संतृप्त हवा में, ये भी आपको कराया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल, देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे बना गया है। पक्षाभ है, वर्षा मेघ है, स्तरीय है, कपासी है,
तो ये प्रश्न आप सभी के लिए हैं और ये 4 प्रश्न हैं, इसको ज़रूर आप कीजिए। ठीक, इसके अलावा जैसे यदि आप मुख्य परीक्षा जैसे आपका LT हो गया, GIC मेंस की हम लोग बात करें तो जो लोक सेवा आयोग से होगा तो यहाँ पे आपका मेंस भी रहता है, तो इनको भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। 150 वर्ड में भी वहाँ पे लिखने के लिए आएगा, 50 वर्ड में भी आता है GIC में, चूँकि पिछली बार जो है GIC मेंस पहली बार हुआ था तो इसलिए। और आगे जो भी परीक्षाएं कमीशन की होंगी LT या GIC उसमें 2 पेपर होंगे, प्री और मेन दोनों होंगे उसमें। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। और इसके अलावा यदि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक शेयर करें। और जो आपका एप्लीकेशन है GS बाई दिवाकर सर, ये सारा जो लेक्चर है टोटल आपका जो ये 23 लेक्चर है आई थिंक, तो ये पूरा टोटल लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस ऐप को डाउनलोड आप करेंगे तो वहाँ पे इसका 60 नोट्स का PDF है, ठीक, जिसमें भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत भी है और भारत का भौतिक पर्यावरण भी है, उसका भी 60 नोट्स वहाँ हमने ऐड कर दिया है। और इसके अलावा वहाँ और भी एग्ज़ाम्स के सिलेबस मेंशन किए गए, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में आप देखेंगे कि UGC नेट का सॉल्व है, KVS और NBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व है, और आपका जो टोटल NCERT का सीरियल से लेक्चर 1 से लेके 30 तक पूरा लेक्चर वहाँ पे है, तो इसको आप देखिए और अपनी परीक्षा में और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कीजिए। ठीक, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।